हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हमारा कार्बन चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो स्वागत है आप लोग का साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम कौशल कुमार है। मैं आप लोगों को फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ इस चैनल पर। अगर आपको नोट्स चाहिए या कोई भी आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट कीजिए। नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। आज का हमारा गोल होगा सहसंयोजी आबंध के गुण से स्टार्ट करेंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले लेक्चर को अच्छे से पढ़ के आइए, क्योंकि अगर पहले लेक्चर को नहीं पढ़िएगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा आगे के लेक्चर को। क्योंकि सारे के सारे जो लेक्चर होते हैं सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो मैं पहले लेक्चर को थोड़ा रिकैप करता हूँ आपके लिए, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आए हो तो। ठीक है। देखिए, पहले लेक्चर में हमने थोड़ा देखा था पहले लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था, कार्बन का महत्व क्या होता है दैनिक जीवन में। फिर उसके बाद हमने देखा था प्रकृति में कार्बन की उपस्थिति कैसी होती है। प्रकृति में कार्बन की उपस्थिति के बारे में हमने देखा था। मुक्त अवस्था में होती थी और संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में कोयला होता था, संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता था। और खनिजों में यह 0.02% होता है और वायुमंडल में यह 0.03% होता है। फिर कार्बन के आबंध के बारे में हमने देखा था कि कार्बन का आबंध जो होता है सहसंयोजी होता है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से अगर बनेगा तो इसे हम कहेंगे सहसंयोजी आबंध। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या इलेक्ट्रॉन को लेकर अगर बॉन्ड बनाएगा तो हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है। देखिए, इसके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि यह इनके जो आकर्षण बल होते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच में वह कम होते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 4। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो लास्ट कक्षा होती है, जो लास्ट कक्षा कौन है? पी है। पी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन ही यह त्याग 4 इलेक्ट्रॉन का ही यह साझेदारी करता है, या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये इसका संयोजकता कितना है? 4 है। अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऋण आयन बनाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आयन बनाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर अगर लेगा तो ऋण आयन बनाएगा। ठीक है। अब देखिए, पांचवा हमने पढ़ा था सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है। तो यहाँ पर हमने उसका एग्जाम्पल दे देके हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखा था जो सिंगल बॉन्ड बना रहा था। फिर डबल बॉन्ड वाला देखा था हमने, क्लोरीन फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन में, सॉरी ये ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन रहा था। क्यों? क्योंकि यह दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जैसे नाइट्रोजन वाले केस में था। यहाँ पर सल्फर वाला केस एसिड के बारे में हमने देखा था। फिर यौगिक कैसे बनता था? यौगिक हमने जल का देखा था एग्जाम्पल, जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से कैसे सहसंयोजी आबंध बना के क्या बना रहा है? H2O बना रहा था। दोनों सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, तो हमारा H2O बन रहा था। क्लियर है? ऐसे ही हमने हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का देखा था। और ये 3 स्ट्रक्चर लास्ट में हमने कहा था कि आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो चित्र पाड़ने के लिए आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध के गुण क्या होते हैं। डिफिनेशन सबसे पहले देखें। दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मतलब दो परमाणु के बीच बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जैसे हमने पिछले में देखा था, पिछले लेक्चर में, कि इसमें देखिए, जैसे इस मीथेन में हम देख रहे हैं एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन देगा, तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला जो आबंध होता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। क्या करा कि दो परमाणुओं के बीच बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले आबंध। जैसे हमने सिंगल बॉन्ड में क्या देखा था, सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड में तीन तीन इलेक्ट्रॉन, और चार बॉन्ड में चार चार इलेक्ट्रॉन दूंगा। लेकिन चार बॉन्ड बहुत रेयर बनता है, ट्रिपल बॉन्ड तक ही ज्यादा बनता है। ठीक है, तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा का कार्बन भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तभी बॉन्ड बनता है, तो उसको हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। ऐसा थोड़ी है कि मैं दो आपको 5 रुपया दूंगा, आप मुझे 10 रुपया दोगे, नहीं ना। अगर कोई बॉल खरीदने जाना है, 50 रुपया का बॉल होगा, तो आप बोलोगे ना कि 25 रुपया आप दो, 25 रुपया मैं देता हूँ, तो 25 रुपया मिलकर क्या बनता है, 50 रुपया का एक बॉल खरीद लिया हमने क्रिकेट खेलने के लिए। तो हमने क्या किया, साझेदारी किया, साझेदारी करके एक गेंदा खरीदा। तो वैसे ही इसमें भी होता है, सहसंयोजी आबंध में भी होता है कि बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, ना कि एक ज्यादा देगा और एक कम देगा। ठीक है, आगे देखिए। आबंध युग्म मतलब बॉन्डेड पेयर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन युग्म में साझा में भाग लेते हैं वे ही आबंध बनाते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं सहसंयोजक आबंध। जो जो साझेदारी में भाग लेते हैं, जैसे अब इसको देखिए, इसके लिए भी एग्जांपल यहाँ पर दिया होगा शायद, ऊपर देखते हैं, ऊपर ही। जैसे इसमें देखिए, ये वाला में ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के, ये साझेदारी में भाग नहीं ले रहे हैं। भाग कौन ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं ये वाले जो अभी देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये वाले भाग ले रहे हैं साझेदारी में। तो यही हो गए क्या, ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब आबंध युग्म हो गए। और इसमें देखिए, ये जो कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉन, ये साझेदारी में भाग ले रहे हैं, ना कि इसमें तो सारा ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है। जो भाग लेगा उसे ही हम कहते हैं आबंध युग्म। जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लेगा उसको हम नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे अभी बताया ना, अभी इसमें इसमें देखिए, इसमें ये चार इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के, ये साझेदारी में भाग नहीं ले रहे हैं, तो यह आबंध युग्म नहीं होंगे। लेकिन यह चार जो है, यह चार साझेदारी में भाग ले रहे हैं कार्बन के साथ, तो यह साझेदारी में भाग ले रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं आबंध युग्म। आबंध युग्म वैसे इलेक्ट्रॉन जो साझा में भाग लेते हैं, जो साझेदारी में भाग लेते हैं, उसे ही हम कहेंगे आबंध युग्म। ठीक है, क्लियर है, और उन्हें हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आकर्षण बल, सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका जो अंतराण्विक बल होता है वह कमजोर होता है। मैंने एक पिछले लेक्चर में बताया था कि सहसंयोजक आबंध में जो अणुओं के बीच का जो बल होता है, जो तत्वों के बीच का जो आकर्षण बल होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में, वह कैसा होता है, वह कमजोर होता है। कमजोर होता है, इसलिए इसका क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। ठीक है, भौतिक अवस्था क्या होता है इसका, और इसका रीजन क्या था, रीजन मैंने भी बताया था। रीजन इसलिए था कि क्योंकि इनमें आयनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। आयनों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए वह उनके बीच का आकर्षण बल अधिक होता है। लेकिन सहसंयोजी आबंध में आयनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसमें आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होगा। क्लियर है। अब इसका देखिए भौतिक अवस्था, सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक बहुत ही कम होते हैं।
यह हमने देख रखा है, इसका भौतिक अवस्था समझ में आ गया। चालकता मैंने भी बताया था, चालकता क्या, कुचालक होता है, यह भी हमने देख रखा था पहले। अपवाद क्या है इसका, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, चीनी हो गया इत्यादि, जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ग्लूकोज, यूरिया एवं चीनी जो होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रकार, सहसंयोजी आबंध के प्रकार क्या होते हैं। सहसंयोजी आबंध के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं सहसंयोजी आबंध। कौन कौन, एक हो गया अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय। अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और ध्रुवीय मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ध्रुवीय, अध्रुवीय एवं ध्रुवीय के बारे में हम देखते हैं। अध्रुवीय क्या होते हैं, जब दो समान अणुओं, जब दो समान परमाणुओं के बीच साझेदारी होती है। दो समान परमाणु मतलब अगर जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन अणु दो परमाणु के बीच में बनता है, H2, H2 हो गया, इसमें दो परमाणु कौन कौन है, हाइड्रोजन का ही है। H2 जो होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है। तो ये दोनों समान परमाणु के बीच में बन रहा है ना, ये दोनों हाइड्रोजन का ही अणु इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रहा है, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके बन रहा है। तो हाइड्रोजन मतलब क्या हो रहा है, समान परमाणुओं के बीच बन रहा है, समान परमाणुओं के बीच में बनेगा तो उससे हम कहते हैं अध्रुवीय। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ी दोनों नाभिकों द्वारा समान रूप से आकर्षित होगा। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो आकर्षण बल होगा कैसा होगा, समान रूप से होगा। समान रूप से होगा तो इसे ही हम कहते हैं अध्रुवीय संयोजी आबंध। जैसे क्लोरीन का देख लीजिए, क्लोरीन में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में होगा, आबंध बनेगा, तो दोनों में समान रूप से आकर्षण बल होगा। ऑक्सीजन में भी सेम, ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन में द्वितीय आबंध बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दो दो इलेक्ट्रॉन को अति करता है। नाइट्रोजन में तीन आबंध बनता है, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के बीच में तीन, तो दोनों नाइट्रोजन ही है, दोनों हमारा क्या है, नाइट्रोजन ही है। तो दोनों नाइट्रोजन है तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन होगा समान होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन समान होगा, समान होगा तो उन दोनों के बीच का जो बल होगा वो भी समान होगा। तो ऐसे आबंध को हम कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। क्या कहते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। क्लियर है। आगे देखिए, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध जो अलग अलग तत्वों से मिलकर बनता है, वो अलग अलग तत्वों के बीच साझेदारी होगा इलेक्ट्रॉन का। अध्रुवीय समझ में आ गया, अध्रुवीय था समान तत्वों के बीच में, समान परमाणुओं के बीच में। और अध्रुव और ध्रुवीय क्या हो गया, ये हमारा ध्रुवीय, ध्रुवीय क्या हो गया, दो दो असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तब आबंधित इलेक्ट्रॉन जोड़ी अधिक विद्युतीय ऋणात्मक परमाणु की ओर थोड़ा अधिक आकर्षित होता है। इससे उस परमाणु पर अल्प मात्रा में ऋण आवेश और दूसरे दूसरे पर अल्प मात्रा में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे संयोजक आबंध को कहते हैं हम ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। ठीक है। दो असमान परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब आबंधित इलेक्ट्रॉन जोड़ी अधिक विद्युतीय ऋणात्मक परमाणु की ओर थोड़ा अधिक आकर्षित होता है। जो ऋणात्मक परमाणु होता है उनके तरफ अधिक आकर्षित होता है। और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि उस परमाणु पर अल्प मात्रा में ऋण आवेश और दूसरे दूसरे पर अल्प मात्रा में धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इस सहसंयोजक आबंध को हम कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। और इससे बने अणु को क्या कहते हैं, इससे बने अणु को हम ध्रुवीय सहसंयोजक अणु कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया हमारा क्लोरीन। यह दो अलग अलग हो गया ना, अलग अलग है कि नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग परमाणु है, अलग अलग तत्व है। तो अलग अलग तत्व के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो उसे हम कहेंगे ध्रुवीय। तो एक पर मेरा धन आवेश आ गया और एक पर मेरा ऋण आवेश का चला गया, अल्प मात्रा में धन आवेश, अल्प मात्रा में ऋण आवेश चला गया। वही बोल रहा था यहाँ पर कि इससे उस परमाणु पर अल्प मात्रा में ऋण आवेश और अल्प मात्रा में धन आवेश उत्पन्न हुए थे। जो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन पर धन आवेश आ रहा है और क्लोरीन पर ऋण आवेश आ रहा है, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, यहाँ पर एक एक साझेदारी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो हमारा क्या बन रहा है, एक का बन सिंगल बॉन्ड बनेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है।
और एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, इसका रीजन मैंने पहले लेक्चर में बताया था। देखिए क्लोरीन का बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का एक ही परमाणु संख्या होता है। तो इसको ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए, क्या ड्यूप्लेट, क्यों, क्योंकि इसका दो हो सकता है ना, 8 होगा नहीं, 2 हो सकता है। तो ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे। साझेदारी कर लेंगे तो वो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया उन दोनों के बीच में, मतलब एक बंध बन गया, एकल बंध बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर HCl बन गया। ठीक है, तो HCl अणु बन गया, यहाँ पर HCl अणु बन गया। अब देखिए एक और CH3Cl अणु, CH3Cl अणु, इसको देखिए यहाँ पर कितना, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और क्लोरीन 1 है। तो हम कैसे इसको अबंध बनाएंगे, कार्बन को 4 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए और क्लोरीन को भी 1 चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे कि हमारा तीनों सबको संतुष्ट हो जाए। तो कार्बन को हम बीच में रख देंगे, कार्बन को 4 चाहिए और 3 हमारा क्या, 3 हमारा दिख रहा नहीं, 3 हमारा हाइड्रोजन है। तो 4 चाहिए, तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन को और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, तो चारों इसका पूरा हो गया। पूरा हो गया ना। देखिए यहाँ पर इसमें देखिए, ये जो क्लोरीन है, एक कार्बन जो है 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 3 को इसका हो गया पूरा और 1 दे दिया क्लोरीन को। तो क्लोरीन का भी 8 पूरा हो गया, हाइड्रोजन का भी 8 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा हो गया और इसका भी 2 पूरा हो गया। और अब एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे लेगा भी ना, कि नहीं लेगा। साझेदारी का मतलब क्या होता है, साझेदारी का मतलब होता है कि मैं जितना दूंगा तुम भी मुझे उतना दोगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को इसको दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे लेगा, 1 इसको दिया तो 1 लेगा, 1 देगा तो देगा और क्लोरीन से भी 1 लेगा। तो इसका भी 8 को पूरा हो गया, क्लोरीन का भी 8 पूरा हो गया, और नहीं, कार्बन का भी 8 पूरा हो गया, क्लोरीन का भी 8 पूरा हो गया। खींच 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 खींच। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्लोरीन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, गिन लीजिए अगर नहीं यकीन होता है तो। कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, गिन लीजिए इसको। हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन उधर पूरा हो गया, देख लीजिए, गिन लीजिए। इस हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक। इस हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। कहने का मतलब साझेदारी तभी होता है जितना मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, जितना मैं पैसा दूंगा, उतना ही आप भी मुझे उतना पैसा दीजिएगा। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में और 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो तीन को हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक क्लोरीन को दे देगा। अब चारों इलेक्ट्रॉन तो दे दिया अपना, तो 4 को इलेक्ट्रॉन लेगा भी ना उधर से, लेगा कि नहीं। 3 को हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 4 4 8 हो गया। तो इसका भी 8 पूरा हो गया और इन सब का भी पूरा गया। तो इससे एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो एक कार्बन बन गया। इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो एक कार्बन इधर बन गया, एक कार्बन इधर बन गया, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। तो हमारा क्या बन गया, सी और H3, एच कितना है, H3 है, 3 को H है तो H3 हो गया। तो CH3 पर कितना हो गया, प्लस का साइन, और क्लोरीन के पास माइनस साइन। क्लोरीन तो माइनस क्यों आया, क्लोरीन क्योंकि अधातु है, अधातु पर माइनस आता है। ठीक है, कार्बन भी अधातु ही है, लेकिन CH3 मिल गया तो यह एक तरह से इसको हम अधातु की श्रेणी में नहीं रखेंगे, इसलिए इस पे प्लस दे दिया और इस पे माइनस दे दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस साइन होता है तो इसलिए इसको प्लस दे दिया कार्बन के साथ मिला के, और क्लोरीन पर माइनस होता है। अब देखिए, जितना हमने पहले लेक्चर और आज के लेक्चर में जितना पढ़ा, उसको एक छोटे से संक्षेप में यहाँ पर दिया गया है। इसके क्वथनांक एवं गलनांक जो होते हैं कम होते हैं, या विद्युत के कुचालक होते हैं, या द्रव एवं गैस अवस्था में पाए जाते हैं, और ठोस अवस्था में मात्र 3-4 जो अभी दिखाया था मैंने, ठोस अवस्था में कौन होते थे, ग्लूकोज, यूरिया, चीनी, ये सब थे, ये ठोस अवस्था में होते थे। लेकिन सारे के सारे बाकी सब गैस और द्रव अवस्था में होता है, और यह ध्रुवीय और अध्रुवीय होते हैं। यह ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिक कहलाते हैं। ध्रुवीय किसको कहते हैं, जब असमान तत्वों से बनता है, और ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होता है,
अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर, या क्या होता है जब समान तत्वों के बीच, समान परमाणुओं के बीच जब आबंध बनता है तब कहते हैं उसको अध्रुवीय। जब अलग अलग परमाणुओं के बीच जब आबंध बनेगा तब हम कहेंगे ध्रुवीय। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कार्बन के अपरूप क्या होते हैं। यहाँ तक तो हमने कैसे बॉन्डिंग बनता है, कैसे आबंध बनते हैं, कितना आबंध बनता है, कितना इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना आबंध बनेगा, वो सब देख लिया हमने। अब देखें कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, मतलब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, देखिए जब इसके डिफिनेशन देखिए, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध विविध रूपों में पाया जाता है तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। जब कोई तत्व, जैसे आपने देखा होगा कि फिल्मों में कोई हीरो होता है, वो कभी कभी बहुत सारा रोल निभाता है, तो वैसे रोल जैसे कार्बन का भी वैसे ही बहुत सारा रोल रोल होता है प्रकृति में। कार्बन का प्रकृति में बहुत सारा रोल होता है, बहुत सारा भौतिक गुण होता है। तो उस उन सभी गुणों को हम क्या कहते हैं, उन सभी गुणों को हम अपरूपता कहते हैं। तो जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में रहता है, तो विविध रूप मतलब अलग अलग रूप में रहता है, लेकिन सब में कार्बन का गुण ही है। अलग अलग रूप होने से क्या हो गया, लेकिन उसमें जो गुण है वह क्या हुआ, कार्बन का ही है। तो उस घटना को हम कहते हैं अपरूपता, और उस तत्व के विभिन्न रूप को हम कहते हैं अपरूप, मतलब एलोट्रोप्स। ठीक है, उस तत्व के विभिन्न रूप को हम कहते हैं अपरूप। जैसे देखिए कार्बन का अपरूप कौन कौन सा है, हीरा हो गया और ग्रेफाइट हो गया। हीरा एवं ग्रेफाइट, हीरा में भी कार्बन का रूप होता है, कार्बन का गुण होता है, और ग्रेफाइट भी कार्बन का बनता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, कार्बन का अपरूप हो गया। कार्बन प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाए जाते हैं। वो कौन कौन सा, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन हो गया, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसको याद कर लीजिए, कार्बन के अपरूप कौन कौन से, हीरा एवं ग्रेफाइट। अब देखिए हीरा के बारे में, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। क्या होता है, हीरा जो होता है कार्बन का, हीरा जो होता है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। यह कार्बन के परमाणुओं से बना है, से बनता है, यह कार्बन के परमाणुओं से बनता है। अभी मैंने बताया क्योंकि कार्बन का यह प्रूफ है, कार्बन का प्रूफ है तो क्या होगा, ये कार्बन के परमाणु से बनेगा ना। और हीरा जो था सबसे शुद्ध रूप में होता है, सबसे शुद्ध होता है। इसकी संरचना नियमित चतुष्फलक होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। तो कैसा संरचना होता है, चतुष्फलक होता है। इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे कार्बन की सभी संयोजकता संतुष्ट रहती है। इसमें क्या होता है, कार्बन का एक परमाणु जो होता है, कार्बन के बाकी सारे परमाणुओं से सबसे सबसे क्या होता है, जुड़ा रहता है, सबसे बॉन्ड बनाया रहता है। तो बॉन्ड बनाया रहता है तो उसका जो संयोजकता होता है वो पूरा रहता है, क्योंकि चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय है तो एक कार्बन में क्या होता है, चार चार जो संयोजकता होता है, कार्बन के 4 संयोजकता होते हैं, और चतुष्फलकीय भी है। चतुष्फलकीय मतलब 4 फलक है, तो चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसका संयोजकता पूरा हो जाएगा ना। इसको इसको यहाँ से देखते हैं, इसमें देखिए यह कार्बन है, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्या बन गया, इसका एक संयोजकता पूरा हो गया ना। इसका देखिए, इसका संयोजकता पूरा होगा कि नहीं होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो इसका संयोजकता जो है पूरा होगा कि नहीं हो गया। और एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे ले भी लेगा, यहाँ इससे ए ले लेगा, इससे ए ले लेगा, और इससे भी ले लेगा, और इससे भी ले लेगा। तो इसका 8 पूरा हो गया ना, इसका 8 पूरा हो गया ना, और इसका भी 8 पूरा हो जाएगा। या इधर इधर किसी कार्बन से जुड़ जाएगा, इधर एक कार्बन से जुड़ जाएगा, इधर एक कार्बन से जुड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो यह एक त्रिविमीय मतलब थ्री डायमेंशनल संरचना बना रहा है। और हीरा की संरचना ऐसा होता है, देखिए हीरे की संरचना ऐसा होता है। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे ज्यादा कठोर होता है। इसको हम तोड़ नहीं सकते, बहुत ज्यादा कठोर होता है। इसमें 8 फलक होते हैं, 8 फलक होता है इसमें। यह अपवर्तनांक उच्च होता है, इसीलिए यह हीरा चमकीला होता है। यहाँ में क्वेश्चन पूछेगा कि हीरा सबसे ज्यादा चमकीला क्यों है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे उच्च होता है।
अब अपवर्तनांक पूछा था तो इसका मतलब क्या है कि चमकीला कैसे होगा, इसका रीजन होगा क्यों, क्योंकि देखिए देखिए मान लीजिए हीरा है, अपवर्तनांक का मतलब कि जब यहाँ से प्रकाश जा रहा है इसमें ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब अंदर ही अंदर अपवर्तनांक होते रहता है इसका, अंदर ही अंदर इसको अपवर्तन होते रहता है प्रकाश का। तो अपवर्तन होते रहता है तो सारा का सारा जो प्रकाश होता है इसके अंदर जो है ना विघटित हो जाता है, सारा का सारा जो प्रकाश होता है लाइट का, सूर्य का, वह पूरे हीरा के अंदर, संरचना के अंदर घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो वही जो है ना, जो प्रकाश में 7 कलर होता है, तो 7 कलर होता है, तो ये सातों कलर आप घूमते रहता है हीरा के अंदर, तो यह बहुत ज्यादा चमकीला हो जाता है। इसका प्रकाश बाहर निकलता ही नहीं है, बाहर निकलेगा नहीं तो क्या होगा, बाहर निकलेगा नहीं तो अंदर ही घूमते रहता है, अंदर ही घूमते रहेगा तो प्रकाश जब अंदर घूमेगा तो वह लाइट दिखाई देगा ना, लाइट मतलब चमकीला दिखाई देगा ना, क्योंकि हीरा के अंदर प्रकाश है, प्रकाश में 7 कलर होता है, 7 कलर है तो सातों कलर जब आपस में टकराते रहते हैं तो वो मतलब चमकीला दिखाई देगा ना, यही कारण है उसको चमकीला दिखाई देना। अपवर्तनांक उच्च होना होता है इसलिए, अपवर्तनांक उच्च होना मतलब कि प्रकाश जो है हीरा के अंदर हमेशा घूमते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह, हमेशा अपवर्तन होते रहता है उसका, बाहर निकलता ही नहीं जल्दी, बाहर नहीं निकलेगा प्रकाश तो वह क्या दिखाएगा, वह चमकीला दिखाई देगा। ठीक है, काले रंग के हीरे का कार्बोनेडो या बोर्ड कहते हैं, जो काले रंग का हीरा होता है उसको हम कार्बोनेडो या बोर्ड कहते हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, इस कारण हीरा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। हीरा में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा तो वह एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रकाश नहीं प्रोवाइड करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं नहीं ऊष्मा प्रोवाइड करेगा, प्रकाश या विद्युत नहीं ऊष्मा या विद्युत को प्रवाह नहीं करेगा एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में, तो प्रवाह नहीं करेगा तो सारा का सारा जो विद्युत है वह हीरा के अंदर प्रवाह ही नहीं होगा, प्रवाह नहीं होगा तो ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक हो जाएगा। समझ में आ गया, प्रवाह देखो, अगर मेरे पास ऊष्मा है, मेरे से कोई टच करेगा तो मेरा जो ऊष्मा है किसी उसके अंदर चला जाएगा, जाएगा ना, तो वैसे केस में, ऐसे केस में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन हीरा में ऐसा नहीं होता, हीरा में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता ही नहीं, मुक्त नहीं होगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को विद्युत या ऊष्मा देगा ही नहीं, देगा नहीं तो कैसे एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, नहीं जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो वह क्या होगा, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक हो जाएगा। क्लियर है, यह एक बहुमूल्य पत्थर है, इसकी जो मापक होती है कैरेट में होती है, तो हम किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। शुद्ध कार्बन को अति उच्च ताप एवं दाब पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है, इसे हम संश्लेषित हीरा भी कहते हैं। हीरा को हम क्या करते हैं, उच्च ताप और दाब पर हम बनाते भी हैं, उस हीरे को हम कहते हैं संश्लेषित हीरा। संश्लेषित हीरा आकार में बहुत छोटा होता है लेकिन प्राकृतिक हीरा से अभेद्य होता है। हीरा का उपयोग कांच काटने में, पत्थरों को छेद करने में और आभूषण बनाने में भी हम करते हैं। ठीक है, हीरा का यूज हम कांच को काटने में, क्यों, क्योंकि हीरा बहुत कठोर होता है, हीरा टूटता ही नहीं है, तो कांच को काटने में हीरा का यूज करते हैं और आभूषण बनाने में भी करते हैं। दूसरा दूसरा हमने हीरा पढ़ लिया। अब देखिए ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, पहला अपरूप हमने देख लिया हीरा के बारे में, दूसरा अपरूप हम देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है, क्या है, शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है। इसकी संरचना जो होती है षट फलकीय होती है, हेक्सागोनल होता है, 6 फलक होता है इसके, और हीरा का कितना था, हीरा का 8 फलक था, याद रखिएगा सबका फलक कितना होता है, ग्रेफाइट का 6 फलक होता है। इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे षटकोणीय जाल की परतें बनती है। कैसी बनती है, षटकोणीय जाल की परतें बनती है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिससे कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। इनमें क्या होता है, इनमें जो एक आबंध होता है वह द्विआबंधी होता है, बाकी के बाकी सो सारे होते हैं एक आबंध होते हैं। इसमें देखिए षट फलकीय है, षट फलकीय है तो 5 जो फलक होगा वह एक एक आबंध बनाएगा, लेकिन एक जो फलक होगा वह द्विआबंध बनाता है, तो उससे कार्बन की संयोजकता जो है पूर्ण हो जाती है। ठीक है,
अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये 6 फलक है, 1 2 3 4 5 6, इसका फिर एक 1 2 3 4 5 6, और इसका जस्ट नीचे ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं के समतलीय षटकोणीय वलय, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। यह हीरे या ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बने होते हैं सब के सब। यह षटकोणीय परतें एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं और परतों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है, इसके कारण यह चिकना एवं फिसलनशील होता है, यह फिसलते रहता है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहता है चिकना होने के कारण। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु केवल तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित होते हैं। चौथी संयोजी जो होता है इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र ही रहता है। जो देखिए ग्रेफाइट में क्या करा, ग्रेफाइट में जो 3 कार्बन परमाणु है वह आबंधित होता है, लेकिन एक कार्बन परमाणु जो होता है वह स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया कहने का मतलब क्या कि वह जो उष्मा है या विद्युत है उसको क्या करेगा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में वह सहायता करेगा। अगर वह स्वतंत्र हो गया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो गया तो वह क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह पर विद्युत को या उष्मा को प्रवाहित कर देगा। प्रवाहित कर देगा तो इससे कहने का मतलब क्या है कि वह विद्युत का सुचालक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। समझ में आ गया, क्लियर है? क्यों सुचालक होता है? क्योंकि जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 3 कार्बन के जो परमाणु होते हैं वह आबंधित होते हैं, लेकिन एक जो होते हैं एक एक जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। यही जो स्वतंत्र होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहता है, उष्मा को लेकर या विद्युत को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देगा तो क्या होगा, वह विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया तो सुचालक बना दिया, पूरे 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 ग्रेफाइट के अंदर, पूरे कार्बन के अंदर क्या कर देगा, वो विद्युत का सुचालक बना देगा। ग्रेफाइट का उपयोग हम करते हैं पेंसिल बनाने में, विद्युत संयंत्रों में, ये विद्युत संयंत्रों में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा रूप क्या होता है, कार्बन का तीसरा अपरूप होता है फुलेरिन। कार्बन का तीसरा अपरूप क्या होता है, कार्बन का तीसरा अपरूप होता है हमारा फुलेरिन। फुलेरिन जो होता है कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। इसकी खोज 1985 ईस्वी में हेराल्ड क्रोटो और रिचर्ड स्माले ने की थी। किसने की थी, हेराल्ड क्रोटो और रिचर्ड स्माले ने। सबसे पहले C60 कार्बन परमाणु वाले फुलेरिन की खोज हुई थी। किसका हुआ था, C60 वाले का। और कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन सबका स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दिया मैंने, स्ट्रक्चर लिया ही नहीं कार्बन। कार्बन का जो फुलेरिन का स्ट्रक्चर होता है, फुलेरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वह फुटबॉल के जैसा होता है। की आकृति अमेरिकी आर्किटेक्ट बंक मिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया था, जो डिस्क गुंबद के समान है, इसलिए इसका नाम फुलेरिन रखा गया। इसका नाम फुलेरिन क्यों रखा गया, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्ट है, इसको बनाने वाला कौन था, बंक मिस्टर फुलर था। बंक मिस्टर फुलर था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया फुलेरिन। इसकी संरचना फुटबॉल की तरह 20 फलकीय होती है। याद रखना कि फुलेरिन का फलक कितना होता है, 20 होता है, और ग्रेफाइट का 6 और हीरा का 8 है। तो फुलेरिन का फलक कितना होता है, 20, मतलब 20 षटभुज एवं 12 पंचभुज की आकृति होती है इसकी। इसकी कितनी होती है आकृति, यह सब थ्योरी पार्ट है, इसमें उतना समझाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। समझाने वाला जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको टाइम अच्छे से दूंगा। जैसे इसके बाद का लेक्चर होगा नामकरण करने में, तो उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ये सब थ्योरी पार्ट है, तो इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, समझने वाला कोई चीज नहीं है इसमें। देखिए इसमें 20 षटभुज एवं 12 पंचभुज की आकृति होती है। फुलेरिन में 20 जो होता है 6 भुजा वाला होता है, और 12 जो होता है 5 भुजा वाला होता है। जैसे मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 6 बन गया। अब इससे एक और जुड़ गया 5 वाला, 1 2 2 3
4 5। ये अच्छा से नहीं बना, मान लीजिए ये 5 है, फिर यहाँ एक और 5, 1 2 2 3 4, अरे 4 5 5। तो ऐसे ऐसे करके एक फुटबॉल जैसा बन जाता है। फुटबॉल भी ऐसा ही होता है ना, 1 2 3 4 5। फुटबॉल भी ऐसे ही तो बनता रहता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करके एक फुटबॉल के आकार का बन जाता है। ठीक है, जिसमें 20 जो होता है 6 भुजा वाला होता है, इसमें 6 भुजा होता है, और 12 जो होता है 5 भुजा वाला होता है। ठीक है, यह पूछता है एक नंबर ऑब्जेक्टिव में, ये जरूर पूछता है कि जो फुलरिन है उसमें कितना भुजा वाला, मतलब 6 भुजा वाला कितने होते हैं, वो 20 होते हैं, और 5 भुजा वाला कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल एवं द्विबंधन दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु के बीच में एकल एवं द्विबंधन दोनों होते हैं। और यह कमरे के ताप पर पर एक काला ठोस होता है। कमरे के ताप पर कैसा होता है, काला एवं ठोस होता है। यह ना तो अधिक कठोर होता है और ना ही अधिक मुलायम होता है। ठीक है, देखिए पहले C60 का खोज हुआ था, अब उसके बाद C70 C90 C120 कार्बन परमाणु वाले फ्लोरीन की भी खोज हो चुकी है। अब जो है C70 C90 C120 का भी खोज हो चुका है। और कुछ फ्लोरीन जो होते हैं विद्युत के चालक भी होते हैं, और द्रव्यमान इसका जो होता है उच्च होता है। फ्लोरीन जो होता है वह कुछ कुछ सभी नहीं, कुछ फ्लोरीन जो होते हैं वह विद्युत के चालक भी होते हैं, और इसका द्रव्यमान जो होता है उच्च होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, कार्बन के अपरूप के बारे में देखा। कार्बन के अपरूप कौन कौन से थे, ग्रेफाइट हो गए, हीरा हो गए एवं फ्लोरीन हो गया। और हमने क्या देखा, सहसंयोजक आबंध के बारे में, उसका गुण क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में हमने देखा। ध्रुवीय अध्रुवीय क्या होता है, भौतिक अवस्था, आकर्षण बल, चालकता क्या होता है, यहाँ तक हमने देखा आज। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करिए या व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।